हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसमें लगभग 2213 पद आई थी तो लास्ट ईयर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ एडिटोरिया का ये है, कुछ यूनिक का, कुछ लूसेंट का, इन सब का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको 2 घंटे का होता है, 200 मार्क्स का, और 0.02 नेगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा 65 प्लस से, मतलब ऊपर ही 65 से 70 से ऊपर ही लाने का नंबर। ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मेकांग डेल्टा कहाँ स्थित है? मेकांग डेल्टा आपको देखना है कहाँ है। फर्स्ट म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस लाओस में। ठीक है। इन चारों में से आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा वियतनाम। वियतनाम में क्यों? तो मेकांग डेल्टा वियतनाम में स्थित है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदी के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से वियतनाम के दक्षिण पश्चिम भाग में मेकांग डेल्टा की उत्पत्ति होती है। कहाँ होती है? दक्षिण पश्चिम वियतनाम के। ठीक है। तो ये हो गया, इसका सही आंसर क्या हो गया? वियतनाम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित मौसमी घटनाओं में से कौन सी वायुदाब मापी में अचानक गिरावट को दर्शाता है? शांत मौसम, ठंडा और शुष्क मौसम, गर्म एवं धूप वाला मौसम, और तूफानी मौसम। ठीक है। तो इस सब में से आपको कौन सा आंसर होगा? तूफानी मौसम। तूफानी मौसम क्यों होगा? कि बैरोमीटर जो होता है, जो वायु दाब को नापता हुआ, ठीक है, वायु दाब का प्रेशर जो नापता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग मौसम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफान के संकेतों को दर्शाता है। क्या करता है? तूफान के संकेतों को दर्शाता है। जो वायुदाब को प्रेशर जो घटता है, तो तूफानी जो होता है मौसम, उसको दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी हरित क्रांति के प्रमुख घटक हैं? बीजों की अधिक उपज होने वाली किस्में, सतही जल और भूमिगत जल द्वारा सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, या शाक भंडारण, विपणन और वितरण। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इन सब में से बताना है। चारों है, तीनों है, दो है, या कोई कौन सा होगा आपको? सही है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये चारों। क्योंकि हरित क्रांति की जो हरित क्रांति का तात्पर्य कृषि उत्पादन की उस तीव्र वृद्धि से है जो कि अधिक उपज देने वाली बीजों, रासायनिक उर्वरकों एवं नई तकनीकों का प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन को कहा गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है? तो M.S. स्वामीनाथन है। ठीक है। और हरित क्रांति के प्रमुख घटक क्या कौन कौन है? आपको प्रमुख घटक हो गए, उन्नत किस्म के बीज हो गए। ठीक है। उन्नत किस्म के बीज हो गए, रासायनिक उर्वरक हो गए, सिंचाई हो गया, रासायनिक कीटनाशक और जीवाणुनाशी हो गया, और शाक भंडारण, विपणन और वितरण हो गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? चारों, डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। इन चारों में से आपको आंसर देना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश क्यों होगा? देखिए, मध्य प्रदेश की जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। इसमें जो आता है 77,482 किलोमीटर आता है लगभग। ठीक है। 77,482 किलोमीटर इसमें आता है। अरुणाचल प्रदेश में आपको आता है लगभग, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश पहला, दूसरा आता है पहला MP, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आता है आपको छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ तीसरा आता है, चौथा आता है ओडिशा, ये 3, ओडिशा 4 पर आता है। ठीक है।
तो इसके पास लगभग एमपी के पास 77,482 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हम सबको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। और उसके अलावा दिखाना है कौन कौन सा लंबा है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन सब में से कौन सा सबसे लंबी है? तो चलिए हम सबकी लंबाई बताते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ठीक है, गोदावरी की जो नर्मदा की लंबाई है आपको 1312 किलोमीटर। ठीक है, गोदावरी की लंबाई आपको 1465 किलोमीटर। ठीक है, कृष्णा की लंबाई आपको हो गई, आपको कृष्णा की लंबाई 1402 किलोमीटर। कावेरी की लंबाई हो गई आपको 800 किलोमीटर। तो कौन सा है? 2 2 3 1 4, 2 3 1 4 मतलब सी आंसर हो गया। 2 3 1 4 सॉरी, एक आंसर हो गया। ठीक है, ए आंसर हुआ। ठीक है, चलिए ये वाला आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कौन सा है? निम्न में कौन सा सही से सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें से बताना है कौन सा सही से सुमेलित नहीं है। मुलिंगला दर्रा जो उत्तराखंड में है, यहाँ दिखाया गया है। जेलेबला दर्रा सिक्किम में, दिफू दर्रा मिजोरम में, तुजू दर्रा मणिपुर में। इन सब में से बताना है कि कौन सा जो सही क्रम है वो मिला हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दिफू दर्रा मिजोरम। ये जो दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। और यह दर्रा आपको 4590 की मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह दर्रा इंडिया, चाइना और म्यांमार के, जिसे बर्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं, म्यांमार के बीच में जो मतलब उन दोनों तीनों के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, 4590 मीटर की ऊंचाई पर, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में तो कौन सी नस्ल गाय की नहीं है? मालवी, बच्चौर, काकरेज या सुरती? इसका सही आंसर होगा सुरती। सुरती क्यों होगा? क्योंकि ये तीनों देखिए, ये गाय की नस्ल है और ये सुरती है, ये भैंस की नस्ल है। ठीक है, तो भैंस की और नस्ल को अगर देखा जाए तो क्या होगा? मुर्रा, जाफराबाद। आप लोग सब नाम सुने हो जाफराबाद। ठीक है, तो जाफराबादी हुआ ये, जाफराबादी। ठीक है, नागपुरी। ठीक है, ये सब हो गया आपको भैंस का नस्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है आपको देखते हैं। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? असम, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। इन चारों में से बताना है कौन सा जगह है। इसका सही आंसर है कामेंग का आपको होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कामेंग जल विद्युत परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले में कामेंग नदी पर स्थित है। और यह जो है आपको 600 मेगावाट का आपको जल विद्युत परियोजना है। कितने वाट का? 600 वाट का। और यह जो आपको है 150 का लगभग का ये 4 मतलब विद्युत है, मतलब वहाँ बनाया गया है। ठीक है, तो 400 का लगभग टोटल 600 का मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित है? कोलकाता, मुंबई, बम्बई, जिसे पहले कहा गया बम्बई, अब मुंबई, कानपुर या सूरत। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बम्बई। बम्बई ही क्यों? देखिए, इससे सबसे पहले जो हुआ था कि सूती वस्त्र का कारखाना कोलकाता में ओपन किया गया था 1818 ईस्वी में, पर ये नहीं चल पाया। तो इसके कारण से क्या हुआ? ये बंद हो गया। और इसके बाद क्या हुआ? वो शिफ्ट कर गया 1854 में बम्बई में। और ये बम्बई में हुआ 1854 में के जी एन डावर के द्वारा मुंबई में मुंबई शिपिंग एंड विनिंग कंपनी के द्वारा पहला सूती वस्त्र स्थापना किया गया। और ठीक इसके दो वर्ष बाद इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया 1856 में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको देखते हैं क्या है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला प्रतिशत राज्य कौन सा है? इस चीज़ को सही से पढ़िए। यहाँ
प्रतिशत पूछा है, ना कि आपको सिर्फ पूछ रहा है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य। अगर सिर्फ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाता तो होता हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश होता, जो पड़ोसी देश है, राज्य है, सॉरी पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। वहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ प्रतिशत पूछ रहा है, यहाँ तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। इसमें आपको देखिए सबसे ज़्यादा आपको हिमाचल प्रदेश 90% के लगभग है, आपको 1 है। फिर उसके बाद आता है बिहार जिसमें 88.7 है। यहाँ असम में फिर आपको 85.9 है, और उड़ीसा में आपको 83.3 के लगभग है, ठीक है। तो 90% के लगभग आपको क्या कहते हैं हिमाचल में। बिहार का है, बिहार क्या है 88.7% है। अगर पूछा जाएगा कितना परसेंट है तो 88.7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया, उष्ण उष्ण तथा शुष्क पवन शामल जो कि एक स्थानीय हवा है, कहाँ पाई जाती है? पूर्वी एशिया में, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, इराक में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। इन सब में से कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा इराक में। गर्म और शुष्क हवा शामल इराक में पाई जाने वाली एक स्थानीय हवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका इसका नेक्स्ट में आपको सम्मिलित करना है राष्ट्रपति कौन सा सही है? राष्ट्रपति संसद के सत्र का आहूत करता है। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, राष्ट्रपति सदन का सत्रावसान कर सकता है, राष्ट्रपति सदन को स्थगित कर सकता है। इन सब में से कौन सा होगा? सही से बताइए, ABCD कौन सा है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपको देखिए 1 2 3 आपको सही है, और जो इसका है आपको इसका 1 2 3 ये सही है, तो इसका आंसर हो गया C। तो इसका फोर्थ आंसर क्यों नहीं है? इसका फोर्थ आंसर इसीलिए नहीं कि लोकसभा की बैठक स्थगित करने तथा अथवा गणपूर्ति ना होने पर सदन की बैठक को निलंबित करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष का होता है, ना कि राष्ट्रपति का, ठीक है। और हमारे राष्ट्रपति कौन है बताइए? रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आपको विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन माह तक रोका जा सकता है, ठीक है। धन विधेयक बोला गया यहाँ क्योंकि देखिए आर्टिकल जो होता हमारे संविधान में अनुच्छेद 172 के अनुसार विधान परिषद में धन विधेयक को तकरीबन कुल 14 दिन के लिए रोका जा सकता है। पर जो विधान परिषद में साधारण विधेयक हुआ, जो साधारण विधेयक आता है, तो उसको उसके लिए हम लोग अधिकतम 4 माह तक रोक सकते हैं। पहले हम लोग 3 माह के लिए रोक सकते हैं, फिर उसके बाद 1 माह के लिए रोक सकते हैं, टोटल 4 माह के लिए। तो ये के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार आपको साधारण विधेयक जो आता है वो कितनी विधान परिषद में जो साधारण विधेयक आएगा उसको अधिकतम हम लोग कितनी माह तक रोक सकते हैं, तो टोटल 4। और उसी में पूछा जाएगा कि साधारण विधेयक को हम लोग पहली बार जो विधान परिषद में कितनी बार रोक सकते, कितने महीने के लिए कितने माह के लिए रोक सकते हैं, तो 3 माह के लिए, और नेक्स्ट टाइम 1 माह के लिए, टोटल 4 महीना के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हो गया। यहाँ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है, ठीक है। इसका कौन सा होगा? आपको किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए संदर्भित करना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर आपत्ति व्यक्त करना, या राज्यपाल को राजनयिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए इसका सही आंसर बताइए 1 2 3 4 में से, ठीक है। इसमें से नहीं बताना है, नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया आपको B, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। यहाँ राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है, केवल सदस्यों को नियुक्ति करने का अधिकार है। संघ या किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रपति को है, ना कि किसी और को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको
यहाँ नेक्स्ट क्या कहा गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 37, 38, 39, 42। तो चलिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। इसका मतलब क्या होता है, इसका सही आंसर होगा 38। 38 क्यों होगा? देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 38 में किया गया। और अनुच्छेद जो 37 में है उसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? लागू नहीं कराया जा सकता है। और 39 में ही 39 घ का है, ये 39 घ, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में, स्त्रियों और पुरुषों को समान वेतन के लिए किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 39 घ में, ठीक है। और 42 में अगर क्या कहा गया? 42 में कहा गया है काम को न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता की उपबंध में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको संसदों की योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। कौन करता है आपको? निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करता है, या निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो हुआ, जो संसद सदस्यों की जो निहरता होती है, संबंधित मामलों का निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। और ऐसा अनुच्छेद 102 के अंदर जो 2 होता है उसके अनुसार से ये करते हैं। कौन सा? 102 ब्रैकेट में 2, ठीक है। इनके अनुसार से राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की दी गई है उनका विस्तार है। क्या क्या है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इनमें से सभी। क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सब है, ये टोटल 3 है, ये तीनों है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा अमेरिका की संविधान से ली गई है। प्रस्तावना संविधान की परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रस्तावना संविधान के परिचय जो होता है अथवा जो भूमिका होती है उसको कहते हैं। इनके आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और मूल निर्देशक तत्वों में निहित है, ठीक है। ये तीनों है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है। क्या होता है? नए राज्यों के निर्माण में, युद्ध की घोषणा में, वित्तीय आपात में, राज्य सूची की किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना। इन चारों में कौन सा आंसर होगा आपका? इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करना। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 कितना? 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा बनाया गया इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। कितने वर्षों के लिए किया जा सकता है? 1 वर्षों के लिए। उसको हम लोग चाहें तो बार बढ़ा सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? इनके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है। इस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग गठन का आयोग किया गया। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इनमें से कौन सा सही होगा आपका? तो इसका सही आंसर होगा डी। इसके तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की
शुरुआत की गई। देखिए इसका जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में जो है आपका A, B और C तीनों सही है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 में की गई थी। कब की गई थी? 1892 में भारत परिषद के अधिनियम के तहत पारित किया गया था। इस अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। कब किया गया था? 1892 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? संविधान के संशोधन हेतु कितनी विधेय प्रणालियों को अपनाया गया है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। 2, 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 3। इसका देखिए, इसको इन 3 होगा सदस्य। इसमें तीन विधियों को अपनाया गया है संविधान से संशोधन हेतु। पहला क्या है? संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों के में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा क्या है आपको? संसद में दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार। तीसरा क्या हुआ? तीसरा हो गया विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 के अनुसार। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया 3। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में लिखें। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकट रमन, वीवी गिरी। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब का पहले हम लोग देख लेते हैं कार्यकाल क्या कौन सा। वीवी गिरी का हम लोग पहले देखते हैं। वीवी गिरी का 1969 से, ठीक है, 1969 से 74 है। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी का आपको हो गया 77 से आपको 82 हो गया। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह जी का 82 से आपको हो गया आपको 87 तक। और लास्ट वन आर वेंकट रमन का हो गया 87 से 92 तक। ठीक है, तो पहला हो गया वीवी गिरी, दूसरा हो गया नीलम संजीव रेड्डी, तीसरा हो गया ज्ञानी जैल सिंह, चौथा हो गया आर वेंकट रमन। तो इस तरह आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए आपको? ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस तरह से राज्यपाल का, राष्ट्रपति का, आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का, ये सब पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा गया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? देखिए इसका आंसर सही अगर कहा जाए तो डी है। इसकी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। मतलब हाईएस्ट सीमा है पर न्यूनतम, मतलब उच्चतम है पर न्यूनतम निर्धारित नहीं की गई है। उच्चतम कितनी है? उच्चतम 65 अगर है। एक बार नियुक्त अगर हो जाए तो अवकाश जो होगा उनको 65 वर्ष की आयु में मिलेगा। उच्चतम न्यायालय की योग्यता, जो न्यायाधीश की बनने की योग्यता है, अनुच्छेद 124 में दर्शाया गया है, निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जो होगा योग्य व्यक्ति होगा, भारत का नागरिक होगा पहला। दूसरा क्या होगा? 65 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या होगा? आपको किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्षों तक वकालत क्या होना चाहिए। फोर्थ वन क्या होगा? चौथा आपको राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता वो इंसान होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। निम्नलिखित में विटामिन है, निम्नलिखित में से किस में विटामिन है? कैरोटीन में, राइबोफ्लाविन में, इंसुलिन में, एड्रीनेलिन में। तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, राइबोफ्लाविन। इसमें क्या होता है? विटामिन B2 होता है। ठीक है, कैरोटीन में आपको प्रोटीन आता है, प्रोटीन, और इंसुलिन और एड्रेनालिन में आपको आता है हार्मोन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट वर्तमान समय में दूध को संतुलित आहार क्यों नहीं माना जाता है? देखिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव है किस चीज़ का? मैग्नीशियम और विटामिन डी का, आयरन और विटामिन सी का, कैल्शियम विटामिन सी का, आयरन और विटामिन ए का। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, आयरन और विटामिन सी का। दूध में आयरन और विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा के उपस्थित न होने के कारण आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है। ठीक है, किसके कारण? आयरन और विटामिन सी के कारण
जो नहीं है मतलब उपस्थित नहीं होने के कारण से हम लोग नहीं मानते हैं संतुलित आहार। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए, ई, डी, के। इसका सही आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है। विटामिन के रक्त का स्कंदन करने की सहायता करता है। यह प्रोथ्राम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या है आपको? स्तनपाइयों में संवेद ग्रंथियों मूलतः संबंधित है अतिरिक्त लवणों के निकालने में, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन में, ताप नियमन में, यौन आकर्षण में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ताप नियमन में। ठीक है, श्वेत ग्रंथि का सारे लोगों ने नाम सुना होगा आप लोगों ने। श्वेत ग्रंथि जो होती है, श्वेत ग्रंथि स्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाई जाती है और यह सामान्यतः घुमावदार एवं नालवत होती है। यह ग्रंथियां तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, किसको नियंत्रित करती है? तापमान को नियंत्रित करती है। इसका आंसर क्या होगा? ताप नियमन में। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मूत्र का असामान्य घटक है। क्या है घटक? यूरिया, क्रिएटिनिन, एम्ब्यूलिन, ये सोडियम। ठीक है, इसका सही आंसर दिए। इसका सही आंसर होगा एम्ब्यूलिन। ठीक है, देखिए सामान्य मूत्र में आपको होता क्या है? 75% आपको जल होता है, 95% आपको जल होता है। ठीक है, वाटर होता है, और 2% आपको होता है लवण होते हैं, जिसमें कि आपको सोडियम Na। देखिए 1 सेकेंड, 2% में आपको क्या हो गया? Na, सोडियम, जिसे नाइट्रियम Na कहा जाता है, सोडियम, फिर कैल्शियम, Cl हो गया, Cl माइनस हो गया, K हो गया पोटासियम, SO4 आपको हो गया। ठीक है, ये सब उपस्थित होता है। और 2.6% यूरिया होता है और 0.3% यूरिया एसिड और क्रिएटिन होती है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। किसके कारण पीला होता है? देखिए इसको याद रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। ठीक है, अच्छा रुकिए, हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। इसको भी नहीं, 1 सेकेंड, यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। और इसका पीएच मान जो होता है, जो पेशाब का होता है, मूत्र का होता है, वो क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत का कार्य करता है? ध्वनि का परावर्तन, या ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का व्यक्तीकरण, या ध्वनि का अध्यारोपण। ठीक है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा आपको? इसका सही आंसर होगा ए, ध्वनि का परावर्तन। डॉक्टरों का प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत को काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, यकृत धमनी। ठीक है, जिगर को ऑक्सीजन जनित रुधिर यकृत जो होती है धमनी, यकृत धमनी होती है, वो ले जाती है। ठीक है, यकृत धमनी को हिपेटिक धमनी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, या स्तन ग्रंथि, या अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपको पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्यों होगा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन अंडाशयों की ग्रेफियन पुटिकाएं से निकलती है। यह स्टेरॉयड मादा हार्मोन्स है। स्टेरॉयड मादा हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन पीयूष ग्रंथि की FSH और LH हार्मोन्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको जैव ईंधन किसके द्वारा किसके बीज से प्राप्त होता है? जामुन, जकरांदा, या जेट्रोफा, या लास्ट में A और B।
इसका सही आंसर होगा जेट्रोफा। ठीक है, जेट्रोफा क्यों होगा आपको? जेट्रोफा के बीच से जेट्रोफा ऑयल निकलता है, जिसके कारण से प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाली बायोडीजल जैव ईंधन का उत्पादन होता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गेहूं का धब्बा रोग किसके कारण से होता है? ऑस्ट्रेलिगोमेडिस, पक्सीनिया ग्रेमिनीस, या ऑस्ट्रेलिगोटिट्रिस, या कॉलेटोट्रिमकम फाल्कटम। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑल्टिगोटिट्रिसी। ठीक है, ऑल्टिगोटिट्रिसी एक पादप रोग है। इसका सही ये वाला टिट्रिसी पादप रोग है जो कि गेहूं के धब्बे को का कारण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्न में से कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? कौन? ए हो गया गुरुत्वीय और नाभिकीय, बी स्थिर विद्युत नाभिकीय, या गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत, या कुछ अन्य बल। इन चारों में से कौन सा आंसर आपका होगा? इन चारों में से सही से आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा आपको ए गुरुत्वीय और नाभिकीय। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित इनमें से कौन सी एक परमाणु वाली गैस है? इसका सही से आंसर सुनिए। एक परमाणु वाली पूछ रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, नियोन, नाइट्रोजन, या फ्लोरीन? तो आंसर इसका होगा नियोन। नियोन क्या है? आपको एक परमाणु वाली गैस है, और बाकी ये जो तीन है आपको दो परमाणु वाली गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है, ये ऑक्सीकरण का मतलब होता है प्लस। ठीक है, ये याद ध्यान रखिए। OH2 या Cl2O या H2O या N2O। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः -2 होती है। ठीक है, परंतु OF2 में इसकी ऑक्सीकरण जो होती है +2 है। जो OF2 आपको है इसमें +2 है, पर मेनली जो ऑक्सीकरण होती है वो -2 में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में कौन सा धातु निम्नलिखित में कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस पैदा नहीं करती है? सोडियम, पोटासियम, या लिथियम, या कैडमियम? ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपको डी कैडमियम। जो ठीक है, सभी क्षारीय धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है, क्योंकि इसका आयनन जो होता है, इसका आयनन विविध हाइड्रोजन के से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन जो होता है विविध हाइड्रोजन से कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? कैडमियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या हुआ? पायस एक कोलाइड होता है। पायस एक कोलाइड होता है। ए इसका क्या आंसर होगा? द्रव में गैस का, या द्रव में द्रव का, या सी गैस में द्रव का, या ठोस में गैस का? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा बी द्रव में द्रव का। ठीक है, पायस एक द्रव में द्रव का कोलाइडी निकाय है, जैसे कि दूध, पायसीकृत तेल इत्यादि। ठीक है, चलिए ये इसका कलर फिर चेंज, एक सेकंड कर लेते थोड़ा। हाँ, इसका उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? HCl, HNO3, H2SO4 या HF का? इसमें सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? सी H2SO4। ठीक है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, H2SO4 का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको रेडियोधर्मी पदार्थ में किसके उत्सर्जन के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? इसका क्या आंसर होगा? अल्फा उत्सर्जन, बीटा उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, या ऑक्सीकरण? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा गामा उत्सर्जन। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा उत्सर्जन के दौरान कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जमाने के लिए आवश्यक कौन सा है? निर्जलीकरण प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन प्रक्रिया, रिडक्शन प्रक्रिया या जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। ठीक है, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा इसका सही? इसका सही आंसर होगा सी, जलयोजन द्वारा अन्य हाइड्रेट बनाना। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह शीघ्रतम में जिप्सम में बदल कर जम जाता है और यह क्रिया प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अगर कहा जाए क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में CaS, एक सेकेंड फिर से क्लियर करिए, CaSO4 इंटू 2H2O प्लस 3H2O, इसका बन के आता है 2 इंटू ब्रैकेट C, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, नीचे लिखते हैं 2 CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, 2 इंटू CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे जिप्सम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या होगा? आपको पृथ्वी, इसका क्या है? पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? उष्मा की अच्छी प्रवर्तक या उष्मा की गैर अवशोषक या उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक या उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, पृथ्वी उष्मा की, ये वाला आंसर है, पृथ्वी उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आवर्धक लेंस क्या है? आवर्धक लेंस ए वृहत फोकस दूरी सहित अवतल लेंस या अल्प फोकस सहित अवतल लेंस या वृहत फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस या अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, ये अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। ठीक है, अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं। उत्तल या अभिसारी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वार्टज किससे बनता है? क्वार्टज आपको देखिए कैल्शियम सल्फेट से बनता है, ये सोडियम सल्फेट से, कैल्शियम सिलिकेट से या सोडियम सिलिकेट से, कैल्शियम सिलिकेट से या सोडियम सिलिकेट से। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा सही? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्टज का रूपांतरण चट्टान है और क्वार्टज कैल्शियम सिलिकेट के रूपांतरण से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चला जाए तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बॉल पेन का सिद्धांत। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन के सिद्धांत आपको संयंत्रता या बॉल का नियम, गुरुत्वीय बल या पठन पृष्ठीय तनाव के पर। इसका यह देखिए, इसका सही आंसर होगा गुरुत्वीय बल। ये गुरुत्वीय बल पर क्यों होगा इसका आंसर? जब बॉल पेन को कागज पर घुमाया जाता है, इस तरह हम लोग जैसे घुमाते हैं, ठीक है, घुमाया जाता है, तब यह बॉल जो होता है कागज के घर्षण से घूमती है तथा गुरुत्वीय बल के कारण स्याही बॉल में होती हुई कागज में आ जाती है। जैसे जो रिफिल होता है वो धीरे धीरे नीचे, उसमें जो इंक होता है वो धीरे धीरे जो गुरुत्वीय बल होता है उसके कारण नीचे आता है और वो धीरे धीरे बॉल के द्वारा हम लोग उसके लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको चलते हैं। तरित निम्नलिखित में किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत शक्ति, विद्युत दाब, विद्युत क्षरण, विद्युत विसर्जन। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा विद्युत विसर्जन। ठीक है, त्वरित विद्युत विसर्जन द्वारा उत्पन्न होती है। त्वरित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको लेजर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पहले तो हम लेजर का फुल फॉर्म समझ लेते हैं। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मेनन ने किया था। ठीक है, टी.एच. मेनन के द्वारा किया गया था और इसका प्रयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी, औद्योगिक क्षेत्रों और मेडिकल में किया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको तापमान घटने के साथ साथ कि किसी धातु के प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है?
घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या शुरू में घटता है बाद में बढ़ जाता है? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ए। धातु की जो घट जाता है, धातु का प्रतिरोध, धातुओं का जो विद्युत प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है, जबकि धातुओं का प्रतिरोध तापमान घटने से घट जाता है। ठीक है, आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते। भारत में सहकारी बैंकों की गठन कितने स्तर में किया जाता है? 2, 3, 4, 5, कितने स्तर में? इसका सही आंसर होगा 3। देखिए कौन कौन सा है? राज्य सहकारी बैंक, दूसरा हो गया केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, तीसरा हो गया प्राथमिक ऋण समिति। ठीक है, अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर होने से सही से नहीं सुना समझ में आएगा कौन सा किसका आंसर क्यों मैंने बोला आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 3। 3 क्यों हुआ? राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, या प्राथमिक ऋण समिति। ठीक है, आप लोग पीडीएफ की चिंता नहीं करेंगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में से मुद्रा के रूप में मुद्रा के किस रूप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3 या M4? इसका सही आंसर होगा M3। M3 क्यों होगा? M3 को व्यापक मुद्रा या सुलभ मुद्रा भी कहते हैं, और M3 का मुद्रा का संबंध बैंकों की कुल जमा राशियों से है। इसमें क्या क्या आता है? देखिए जो M3 आता है, M3 में आपको M1 प्लस बैंकों की आवधिक जमाएं आती है, ये M3 में। ठीक है, M3 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको स्पीड पोस्ट की सेवा की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ठीक है, इसकी शुरुआत चौथी, पाँचवीं या छठी या सातवीं में की गई थी? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा डी, सातवीं। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी। ठीक है, ये जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, और इस योजना का कार्यकाल आपको कब से कब हुआ था? 1985 से 90 तक। ठीक है, और स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक आपको हैं शोभा डे। ठीक है, इसको ये भी याद रखिएगा, स्पीड पोस्ट पुस्तक एक थी, उसकी राइटर आपको हैं शोभा डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार की ट्रेजरी बिल और प्रतिभूति का क्रय विक्रय कौन करता है? वित्त मंत्रालय, RBI, GST परिषद, या IMF में भारत सरकार के प्रतिनिधि? इन चारों में से कौन करते हैं आपको? तो इन चारों में से आपका सही आंसर होगा कौन सा आंसर है? सही से बताइए। इसका सही आंसर है RBI। जो ट्रेजरी बिल और भारत सरकार की प्रतिभूति का क्रय विक्रय RBI के द्वारा किया था, और RBI की स्थापना कब की गई थी? 1935 में। ठीक है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आय तथा जनसंख्या संचय के बीच संबंध कौन दर्शाता है? इसका सही आंसर दीजिए आप। एंजल का नियम, लॉरेंज वक्र, या लाफेर वक्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा आपको लॉरेंज वक्र। ठीक है, लॉरेंज वक्र आय की संचित प्रतिशत तथा जनसंख्या के संचय प्रतिशत के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको IUCN का मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय आपको इटली, केन्या, स्विट्जरलैंड, या उपयुक्त में से कोई नहीं? IUCN का अच्छा इसका जो फुल फॉर्म IUCN का, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वो लिख के मुझे बताएंगे IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और रीड डाटा बुक IUCN के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है, जिनमें विभिन्न जातियों के जीव तथा पौधों जिनके अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है, जिनके अस्तित्व पर उनका नाम इसमें दर्ज है। रेड डाटा बुक। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको रामसर संधि का भारत में किस वर्ष हस्ताक्षर की गई थी? इसको सही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर खास करके अभी क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, बहुत सारा हमारे देश में रामसर साइट वो चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो जो रामसर संधि आर्द्र भूमि की संरक्षण की संबंधित थी, इसकी स्थापना आपको
1971 में हुई थी, 1971 में हुई थी। पर तथा इसकी जो भारत ने इस पर जो हस्ताक्षर किए 1982 में की है। कब हस्ताक्षर किए? 1982 में। पर जो स्थापना हुआ था 1971 में। और आज वर्तमान में हमारे देश में आज के दिन 42 टोटल संधि आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं 15, ठीक है, आज की तारीख तक। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? जल संसाधन दिवस आपको 22 मार्च, 10 अप्रैल या 20 नवंबर या 1 अक्टूबर, इन चारों में से कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? बी, 10 अप्रैल। ठीक है। होम्योपैथी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। जल संसाधन दिवस के दिन होम्योपैथी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून, भोपाल, कोलकाता, रांची। इसको अच्छे से सुनिएगा आप, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन में दो आंसर आपको एक ही आंसर से दो क्वेश्चन निकलेगा यहाँ से, एक ही दो क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, देखिए भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान आपको कोलकाता में, जो इस क्वेश्चन का आंसर है आपको। ठीक है, वनस्पतिक सर्वेक्षण का संस्थान कोलकाता में, पर वन सर्वेक्षण का संस्थान देहरादून में है। वन सर्वेक्षण का संस्थान देहरादून में और वनस्पतिक सर्वेक्षण का संस्थान कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट क्या कहता है? आपको सही मिलान करना है। तारापुर केंगा जो है कुन्नकुलम, नरोरा। कुन्नकुलम का बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। और तारापुर आपको कहाँ से है? आपको तारापुर महाराष्ट्र से है, रिलेटेड है। ठीक है, केगा किससे रिलेटेड है? कर्नाटका से रिलेटेड है। कुन्नकुलम आपको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु से। और नरोरा किससे बच गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से। तो कौन सा आपको आंसर आ गया? आपको इसका आंसर आ गया सी। ठीक है, 3-1-4-2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? CF एंड्रूज, RC मजूमदार, पंडित रविशंकर, सरोजिनी नायडू। इन चारों में से कौन है आपको आंसर? सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया स्वतंत्रता दिवस के समय लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसकी लेखिका सरोजिनी नायडू जी हैं। और उनकी जो ये सरोजिनी नायडू जी प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष 1925 में बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप किसने बनाया था? सही से सुनिएगा इस चीज़ को, इसका भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, अबुल कलाम आज़ाद ने, या महात्मा गांधी ने? ठीक है, सही से सुनिए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बनाया गया था। किन के द्वारा बनाया गया था? अबुल कलाम आज़ाद। चलिए इसके आगे और सुनिए। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा तो बनाया गया था, पर जो पेश जो किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, तथा इसके आगे भी सुनिए, बनाया गया अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा, पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, पर इस पर वल्लभ पटेल भाई का समर्थन शामिल था। अब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। मतलब चारों ऑप्शन आपको इससे रिलेटेड हो गए। ठीक है, 9 अगस्त आपको 1942। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। जिलेलाई की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी, या शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर होगा बलबन। देखिए बलबन तो जिलेलाई की उपाधि धारण किया था। साथ ही इसका शासनकाल जो था, इसका शासनकाल कब से कब था? 1266 से 1287 तक था। कब तक? 1266 से 87 तक था। और इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। कितनी? रक्त और लौह की भी नीति अपनाई थी इसने। और इसने ईरानी त्यौहार नेरोज को भी प्रारंभ किया था। नेरोज को भी प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, इसको हटा दो, पूरा खिचड़ी बन गया है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन है? तीसरे तीर्थकर कौन है? अजीतनाथ जी, या शंभवनाथ जी, या अभिनंदन जी, या सुमतिनाथ जी। देखिए तीसरे तीर्थकर है आपको, आपका सही आंसर इसका कौन सा होगा? आपका संभवनाथ जी। ठीक है, इसका सही आंसर संभवनाथ है। पहले आपको कौन है? आपको जो जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव थे, और ये जैन धर्म के प्रथम मतलब संस्थापक या तीर्थकर कह सकते हैं आप। ठीक है, ऋषभदेव प्रथम। अजीतनाथ आप देखिए, दूसरे हो गए आपको अजीतनाथ। कौन हो गए? दूसरे अजीतनाथ। तीसरे हो गए संभवनाथ। ठीक है, चौथे हो गए आपको अभिनंदन जी। ठीक है, पांचवा हो गए सुमतिनाथ। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपको ऋषभदेव। ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। दूसरे अजीतनाथ जी, संभवनाथ तीसरे, अभिनंदन जी चौथे, और सुमतिनाथ पांचवें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल को त्यागपत्र देना पड़ा था? लीटन, हेटिंग्स, रिपन, मेयो। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है रिपन। ठीक है, इल्बर्ट बिल 1833 से चौरासी के कारण लॉर्ड रिपन का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही जब समाप्त हो रहा था, उससे पहले ही उनको त्यागपत्र देना पड़ा। और रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 तक था, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। किसका जनक कहा जाता है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको एग्जाम में हजारों बार पूछा गया। स्थानीय स्वशासन का संस्थापक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किनके द्वारा किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लॉर्ड कर्जन, या बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम कहा गया था कांग्रेस के लोग भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध दार्शनिक, कवि और रचनाकार भी थे, और इनके द्वारा ही हमारे देश का जो वंदे मातरम है वो लिखा गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पालखेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? फर्स्ट बालाजी विश्वनाथ निजामुल्लक, या बाजीराव प्रथम निजामुल्लक, या बाजीराव द्वितीय हैदर शेख, या बाजीराव प्रथम हैदर शेख। इन चारों में कौन सा आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा बी, बालखेड़ा का जो मतलब पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था 1728 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? बाजीराव प्रथम और निजाम उल का। और इसमें हार जो हुई थी निजाम उल की हुई थी। ठीक है, और इसके मतलब इससे रिलेटेड और बता देते हैं। खेरा का युद्ध आपको 1707 में हुआ था। ठीक है, खेरा की युद्ध। और सकर खेरा का युद्ध आपको 1724 में, और ये तो आपको बताता ही नहीं 1728 में। ठीक है, पालखेड़ा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है था? अकबर को, जहांगीर को, औरंगजेब को, उपयुक्त में से नहीं कोई नहीं। इसका सही आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब क्यों होगा? मुगल शासक औरंगजेब का जो शासनकाल था, सही से देखिए आप, 1658 से 1707 तक था। ठीक है, 1658 से 1707 तक था। इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ, एक 58 में हुआ, एक 59 में हुआ। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर या शाही दरवेश भी कहा जाता था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि जो किस मुगल शासक को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो औरंगजेब को ही कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है आपको किस मुगल शासक ने 2 बार मतलब उसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। किसका? तो औरंगजेब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन से देखिए कितने सारे क्वेश्चन आपको निकल के आ गए बाहर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? 35वां, 38, 41 या 49, 49। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है 41वां। ठीक है, 41वां अधिवेशन
छब्बीस में 26 में गुवाहाटी में आयोजित किया था और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। ठीक है, और इस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, श्री अयंगर, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको निम्नलिखित में किस स्थान को पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? बलिया, सतारा, तामलुक या मंदाहा? ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है मंदाहा। ठीक है, इन तीनों जगह जो समानांतर सरकार का गठन किया गया था, जबकि मंदाहा में नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा 10 मार्च 1922। ठीक है, मतलब असंतोष फैलाने के आरोप में इनको गठन मतलब क्या कहते हैं, गिरफ्तार करके 6 साल के लिए कैद में रखा गया था। ठीक है, सजा सुनवाई गई थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, किस स्थान से युगल शवदाह का प्रमाण मिलता है? मोहनजोदारो, ब्रजमोहम, कालीबंगा या मंदाहा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, कालीबंगा। ठीक है, ये आंसर है कालीबंगा। सामान्यतः एक कब्र में ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, किंतु कालीबंगा और लोथल में क्रमशः एक या तीन मुगल युगल शवदाह का उदाहरण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में सही मिलान करना आपको इसका। देखिए, हड़प्पा का किन से है, इसकी मतलब खोज कब हुआ था, ये बताना है, वर्ष बताना। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं इसके खोजकर्ता भी कौन थे और अवस्थित कहाँ है। ठीक है, तो हड़प्पा आपको 1921 में खोजा गया था। किनके द्वारा? दयाराम सहनी जी के द्वारा। ठीक है, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंट गोमड़ी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, चन्हुद्रो आपको कहाँ है? 1931 में हुआ था। ठीक है, 1931 में एनजी मजुमदार। ठीक है, सिंधु घाटी के तट पर सिंध में यह प्राप्त हुआ। रंगपुर आपको कहाँ पर है? 1953 से 54 में। ठीक है, आर राव के द्वारा। ठीक है, गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में शुक भादर नदी के समीप स्थित है। ठीक है, और लास्ट लोथल किस में हो गया? 1957। ये भी आर राव, ये दोनों आर राव। ठीक है, गुजरात के केम्बे की कड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे यह अवस्थित है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया आपको? इसका आंसर हो गया ए, 2 4 1 3। ठीक है, चलिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं, बिहार एसआई में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बनाइएगा खुद से। मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ किस तरह इसके बनने के प्रोसेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन कहता है, किस संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग का भाग से 21 कम है, तो संख्या ज्ञात करें। अगर हम संख्या को x मान लें, ठीक है, x मान लेता है अगर, तो क्या होगा हमारा संख्या x का, किसी संख्या का 65%। अगर 65% निकाल लें तो क्या आता है? 13x/20 आ जाएगा। ठीक है, और यह क्या है? 4/5 भाग उस संख्या का, तो 4x/5 आ गया, उससे आ गया, उससे 21 कम है। ठीक है, इससे अगर आंसर आप लोग निकालिएगा तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा कितना? 140। ये 65% को हम लोग तोड़े कैसे? ये इससे 100 करेंगे, 5 से 13 और ये आ जाएगा 20, तो 13/20 आ जाएगा ना, तो चलेगी। ठीक है, इसका आंसर आ गया 140। ईजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक धनराशि ए को 21 दिनों तक तथा बी को 28 दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है, तदनुसार वही धनराशि दोनों को कितने दिनों तक मजदूरी देने के लिए पर्याप्त है? ठीक है, इसका आंसर बताइए। देखिए 21 और ए 21 तक कर रहा है, बी क्या कर 28 कर रहा है। इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा? 84। ठीक है, 84 आप अगर आता है, 21 ये हो गया, ये 28 हो गया, तो क्या हुआ? 21 4 हुआ ये, और ये हो गया 3। ठीक है, इससे करते हैं, और ये टोटल कितना होगा? 7।
तो इसको डिवाइड कर दिए 84 से, 84 में डिवाइड कर दिए तो कितना आया 12, सॉरी, ठीक है, कितना है आंसर इसका 12 आंसर आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। नेक्स्ट क्या है आपको कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, ठीक है, और यदि वह व्यक्ति वह अपनी सामान्य की चाल के 5/4 से चले तो वो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। और क्या करेगा, सामान्य चाल से चलने पर वो कितना समय उसे लगेगा। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर आप लोग कैसे निकालिएगा। देखिए 5 हुआ, 5/4 5 है, तो इसको क्या करना है, इसको इस तरह बनाना 5/5 ठीक है, इजिकल टू इंटू 24 मिनट है, 24/60, इससे आप निकालिएगा तो 2 घंटा आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर 2 घंटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बहुत ईजी है आपको। यदि पी क्यू आर इजिकल टू 1 तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इजिकल टू 1/3, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर का मान निकालना है। अगर हम देखिए ये 3 है, तीनों को अगर बराबर कर दें तो हम क्या करते हैं, पी को हम 1/3, इसको हम लोग क्यू को भी 1/3 और आर को भी 1/3 मान ले, 1/3 मान ले, तो निकल जाएगा तीनों का 1। तो और इस तीनों का वैल्यू को हम लोग इस पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा ये 1:1:1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम निकाल लोगे आप लोग, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप चलते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम लोग क्या कर रहे हैं आपको, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% का वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 27 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए इसका, एक सेकेंड मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ, दिखेगा नहीं तो, ठीक है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो डिफरेंस इजिकल टू होता है मूलधन इनटू जो दर बटे 100 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला में बैठाओगे आप तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपको 7500, ठीक है। क्या आएगा 7500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपको देखते हैं। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस आपको इसमें से बताना है 29 जून, 20 जुलाई, 20 अक्टूबर या 10 नवंबर को, ठीक है। इस विश्व सांख्यिकी दिवस आपको इसका सही आंसर होगा 20 अक्टूबर, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस आपको 20 अक्टूबर को मनाया था और इसका 2020 में विश्व सांख्यिकी दिवस का विषय जो था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या होगा इसका वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है। 70, 72, 73 या 74। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा आपको डी 74। क्या होगा डी 74। वैश्विक ऊर्जा सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है 74वां है और इस सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को मिला, ठीक है। और यह सूचकांक आपको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। शेखर कपूर, परेश रावल, अनुपम खेर, प्रसून जोशी। ये आपको बीपीएससी जो इस साल 67th बीपीएससी हुई है उसकी भी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है परेश रावल जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ए, ठीक है, मोक्टेर ओयने, ठीक है। यह एक माली एक अफ्रीकी देश है जहाँ एक प्रधानमंत्री मोक्टेर ओयने बने हैं। माली की राजधानी बामाऊ है। क्या है, बामाऊ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। द बेटर ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है आपको।
प्रेम प्रकाश, शशि थरूर, मोहन भागवत या उर्जित पटेल। बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, और आपको एग्ज़ाम इनसे बहुत, इनके थ्रू जो बुक लिखे जाते हैं तो अक्सर पूछा जाता है आपको। तो इसका आंसर होगा आपको शशि थरूर जी, ठीक है। इनके द्वारा और भी बुक है कुछ, तो वो नाम बता देता हूँ। वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, वाई आई एम अ हिंदू। नेक्स्ट हो गया एन ईरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। थर्ड हो गया आपको द ग्रेट इंडियन नॉवेल। एन ईरा ऑफ डार्कनेस से एग्जाम में भी पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम अ हिंदू हो गया, ठीक है। और थर्ड हो गया द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट मिलान कीजिए। राज्यपाल कौन है आपको राज्य के, ठीक है। तो राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है आपको, इसमें से सही मिलान देखना है आपको, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के आपको हो जाते हैं आपको BD मिश्रा जी, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है आपको वो बताना, इसमें से बताया गया है कि ये सही, ये सही, ये सही या ये सही, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के BD मिश्रा जी हैं, असम के जगदीश मुखी जी, केरल के आपको आरिफ मोहम्मद खान, और जो गुजरात के हैं आचार्य देवव्रत। इसमें से कौन सा सही है आपको, जगदीश मुखी जी आपको केरल के, ठीक है। नेक्स्ट आपको चलते हैं, नेक्स्ट आपको क्या है, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंजिंग का विषय थीम कौन सा दिवस मनाया गया है, ठीक है। विश्व मृदा दिवस, शौचालय दिवस, निमोनिया दिवस या पर्यावरण दिवस। तो इसका सही आंसर होगा विश्व शौचालय दिवस, ठीक है। विश्व शौचालय दिवस मनाया था, और यह कब मनाया था, 19 नवंबर को, ठीक है। 19 नवंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है, अक्टूबर 2020 में साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका या जापान के साथ। तो इसका सही आंसर है जापान, ठीक है। जापान के साथ समझौता जो हुआ स्पेस के क्षेत्र में जो हुआ है, इसके साथ हुआ है, और जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो। और ये एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन है, आपको बताता हूँ एक, यह जो है एक होशु द्वीप, क्या है, होशु द्वीप पर स्थित है। ये इस बार का 67th BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, किस द्वीप पर जापान स्थित है, तो होशु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। चलिए, महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना का हाल ही में हृदयघात से निधन हुआ है। वह निम्न में से किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राज़ील या बार्सिलोना, ठीक है। तो इसका सही आंसर दीजिए, इसका सही आंसर हो गया ए, अर्जेंटीना, ठीक है। डियागो मैराडोना अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे। वर्ष 1986 में फुटबॉल विश्व चैंपियन रही, अर्जेंटीना की टीम के कप्तान भी रहे हैं ये, और जिसमें गोल्डन बॉल पुरस्कार के साथ साथ टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी इन्हें मिला है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले कौन सा देश है, भारत, सिंगापुर, मालदीव या भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, भारत, मालदीव, ताइवान या भारत, सिंगापुर, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा बी, भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। ये आपको भारत, सिंगापुर और थाईलैंड का त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स 2020 अंडमान सागर में संपन्न हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना निम्न में से किस राज्य की प्रमुख योजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गुजरात, ठीक है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना गुजरात राज्य का प्रमुख योजना है, और इसके अंतर्गत सूखे, ज़्यादा बारिश और बिना मौसम वाली बारिश के चलते फसल का नुकसान होने पर किसानों को 1 लाख की मदद की जाती है सरकार की तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्या हुआ, किस राज्य के मुख्यमंत्री रोजगार संघी
मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रोजगार संघी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप के तहत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा ABCD में समझ दीजिए। इसका सही आंसर क्या है? थल सेना का द्वारा ऑपरेशन नमस्ते की शुरुआत की है कोविड-19 से निपटने के लिए अपने सैनिकों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। रोजर पेनर्सो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में उपलब्ध किया गया है? भौतिक, अर्थशास्त्र, रसायन, चिकित्सा। इसका सही आंसर भौतिक है। ठीक है, तो भौतिक के क्षेत्र में जो और भी किनको मिला है इनके साथ ये अच्छा आपको ये जो है रोजर पेनर्सो ये आपको ब्रिटेन के हैं। इसके साथ इनको मिला है रिनहार्ड गैजले जो कि जर्मनी के हैं, एंड्रिया धेज जो कि अमेरिका के हैं। ठीक है, 3 लोग को मिला है आपको। ठीक है, रोजर पेनरोस ब्रिटेन, रिनहार्ड गैजल जर्मनी और एडिया दहेज अमेरिका। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में आपको जो होते हैं हम पुदुचेरी में आने वाली तटीय इलाकों में आए चक्रवाती तूफान निवार का नामकरण किस देश ने किया है? आपको बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड या ईरान, इन चारों में से किसके होगा? इसका सही आंसर होगा, आपको सही बताइए। इसका सही आंसर है ईरान। ठीक है, ये ईरान होगा। ठीक है, तमिलनाडु और पुदुचेरी तटीय क्षेत्रों में आने वाली तूफान निवार का नामकरण ईरान के द्वारा गया है। और निवार का मतलब आपको होता है, क्या मतलब है? रोकथाम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। भारत का GI टैग प्राप्त करने वाली वस्तुओं में कौन सा सही है सुमेलित है? चलिए इसमें से सही आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका सही तेजपुर लीची, बिहार, प्लानी पंचामृतम केरल जो मिष्ठान है, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ या हेरोड हल्दी। ठीक है, इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका देखिए जीरा फूल इसका सही आंसर है C, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़। ठीक है, जो तेजपुर लीची आपको है तेजपुर लीची आपको असम से है रिलेटेड। ठीक है, आपको प्लानी जो है ये पंचमृतम मिष्ठान ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। और इसको जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। और हेरोड हल्दी आपको ये भी तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको। भारत का सर्वाधिक वातावरण प्रतिशत वाला राज्य जो भारत का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य निम्नलिखित में कौन सा है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? मिजोरम। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मतलब क्रमशः आपको कौन सा है? मिजोरम। देखिए बताते हैं कौन सा है लिख के। मिजोरम आपको हो गया 1 पर, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है। ठीक है, और यह रिपोर्ट आपको भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है। पहला वन रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, मिजोरम पहला हो गया आपको। ठीक है, चलिए IPL तो सब लोगों ने देखा होगा और IPL का क्वेश्चन तो आप लोग फटाफट लगा दोगे। तो IPL 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत या सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात या B और C के में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो IPL का ये 13वां संस्करण था। कैवां संस्करण था? 13वां। ठीक है, तो और इसमें किसकी जीत हुई? मुंबई इंडियंस की। और किसको हरा के इसने जीता? मतलब किसको हराया इन्होंने? दिल्ली कैपिटल को। ठीक है, और वो विजेता रही और ये 5 बार जीत चुकी है। कब जीती? 13-2-15 इस तरह याद रखिए। 15-2-17, 17-2 19, एक लास्ट 20। ठीक है, 2-2-2-2 करके याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपको।
100% ऑर्गेनिक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, सिक्किम। ठीक है, इन चारों में से आपको आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक है, 94 का आंसर लक्षद्वीप। 100% ऑर्गेनिक बनाने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। और 2016 में सिक्किम को 100% जैविक राज्य जो जैविक प्रदेश जो बनाया गया था, देश का पहला राज्य था। राज्य में आपको सिक्किम और आपको केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत कहाँ की गई थी? महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात आपको 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की नर्मदा नदी के जो नर्मदा जिले की केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की है। ठीक है, अच्छा, केवड़िया से अभी 8 ट्रेनें जो स्टार्ट की गई थी, ये भी आपको याद होगा, ये भी आप देखा आप लोगों ने जाना होगा। ठीक है, हाल ही में शुरू की गई है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो यह अहमदाबाद से साबरमती आपको रिवर फ्रंट के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि 184 आपको मीटर की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है के पास स्थित है। यह प्लेन साबरमती से केवड़िया के बीच 200 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको इससे बहुत सारा आपको नॉलेज मिल गया। ठीक है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम बताइए। रुद्रम, सक्षम, त्रिनेत्र, तांडव। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, रुद्रम। भारत में पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का ओडिशा के बालासोर में परीक्षण किया गया। और यह आपको किसके द्वारा किया गया है? डिफेंस रिसर्च DRDO के द्वारा। ठीक है, और इसका उपयोग रडार को नष्ट करने के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फोर्ब्स सूची में जो जारी की गई है, हाल में जारी की गई, उसमें विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का लिस्ट आया है। तो उसमें भारत में मतलब पूरे में प्रथम कौन है? आपको निर्मला सीतारमन जी, कमला हैरिस जी, या एंजेला मर्केल, या सोनिया गांधी। तो इसका आंसर है एंजेला मर्केल। ठीक है, एंजेला मर्केल आपको पहली है। और उसके बाद आपको जो कमला हैरिस आती हैं, और कमला हैरिस को तीसरा नंबर दिया गया। निर्मला सीतारमन को आपको दिया गया है 41वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या है? 5वां बिमस्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इसका आंसर होगा डी, श्रीलंका। ठीक है, 5वां बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है वो श्रीलंका में आयोजित किया गया है, जबकि 4th आपको सम्मेलन जो हुआ था नेपाल में किया गया था। ठीक है, नेपाल में आयोजित किया गया था। और बिमस्टेक के सदस्यों की जो 7 सदस्य हैं, इसमें कौन कौन से हैं? इंडिया आपको हो गया। ठीक है, नेपाल हो गया। ठीक है, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया और श्रीलंका हो गया। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कौन कौन? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, और इसका सचिवालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। सचिवालय बांग्लादेश, ढाका। चौथा नेपाल और 5वां श्रीलंका। ठीक है, इसलिए याद रह जाएगा। बिहार विधानसभा की सभा चुनाव जो हुआ था 2020 में, जीती हुई महिला के विधायकों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर आपको क्या होगा? 18, 22 या 24 या 26? इसका सही आंसर है 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आपको हाल ही में चर्चा में रही लुहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? आपको सतलज, व्यास, चंबल या झेलम? इसका सही आंसर है सतलज। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर लुहरी जल विद्युत परियोजना में प्रथम चरण में 1810 करोड़ रुपए की निवेश की मंजूरी दी है। इसकी क्षमता 210 मेगावाट की है। यह प्रतिवर्ष 758 कितना? एक सेकेंड, इनसे पूरा कर दो। 758.20 मिलियन यूनिट्स विद्युत परियोजना उत्पादन करेगी। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर इसको एंड करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके चलिए बाय।